नमस्ते सेठी सर। नमस्ते मनोज जी, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी। गुड नमस्कार इवनिंग। मनोज जी। नमस्कार। तो आज बाजार में हल्की सी गिरावट देखी हमने। काफी उतार चढ़ाव भी देखा। सेंसेक्स जो है वो 46 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है एट 80,242। निफ्टी 1.75 पॉइंट्स नीचे रहा एट 24,334 पॉइंट्स। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई। टॉप फाइव गेनर्स फॉर टुडे: एचडीएफसी लाइफ, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड पावर ग्रिड कॉर्प। टॉप फाइव लूजर्स फॉर टुडे: बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ट्रेंड, टाटा मोटर्स एंड एसबीआई। तो मनोज जी, मार्केट के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है कि बाजार जो है हल्की सी गिरावट देखी है, बट व्हाट आर योर जनरल कमेंट्स अबाउट द मार्केट? नमस्कार प्रिया जी, सेठी साहब, बिल्कुल शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जहां तक मार्केट का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में काफी वोलेटिलिटी है। हम्म। क्योंकि यूएस के जो ट्रेड नेगोशिएशंस है वो अभी किसी भी देश के साथ हुआ नहीं है। और उसके चलते यहाँ पे जो हायर टैरिफ्स यूएस ने लगाए थे, तो अब जो ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान है वो लगातार घट करके आ रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत भारतीय बाजारों ने यहाँ पे पिछले कुछ सेशंस में अच्छे परफॉर्मेंस की है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे एफपीआई का फ्लो जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया भारतीय बाजारों में। दूसरा, रुपी में एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है देखने को मिली है। हम्म। लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पे जो इंडिया में एक टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया की तरफ से लगातार जो है पाकिस्तान को जवाब देने की जो संभावनाएं चल रही है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार जो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, तो हम्म। उसी के चलते यहाँ पे मार्केट में एक थोड़ी सी चिंता भी है कि कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी वजह से एक यहाँ पे सेलिंग जो है मार्केट में आ सकती है। तो हम्म। थोड़ा सा कॉशियस ट्रेंड जो है मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। और हम्म। हमारा मानना है कि अगले 8 से 10 दिन जो है, जो कॉशियस जो अप्रोच है निवेशकों की, वो भारतीय बाजारों में जारी रह सकती तो ये मार्केट के बारे में रहा। कॉर्पोरेट न्यूज सुनते हैं और फिर मनोज जी के साथ चर्चा करते हैं गोल्ड और ऑयल के बारे में। सेठी सर, प्लीज न्यूज चलाइए। कंप्यूटर में आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ। सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी भी नहीं आ रही। बाकी की बातें चालू करो। तो बाद में चला लेते हैं, इट्स ओके। हम मनोज जी के साथ चर्चा कर लेते हैं तब तक। तो मनोज जी, गोल्ड के बारे में बताइए कि काफी वॉलेटिलिटी हमने देखी है। और सोना जो है अभी इट्स 1 लाख पर 10 ग्राम्स। तो आपको क्या लगता है कि प्राइमरी ग्लोबल फैक्टर्स क्या है कि प्राइजेस इतने ऊपर है, और क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? हाँ, गोल्ड ने अप्रैल मंथ में यहाँ पे लाइफ टाइम हाईज जो किए हैं, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में बल्कि भारतीय बाजारों में भी हमने लाइफ टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। जी। इंटरनेशनल मार्केट में पहली बार कीमतें $3,500 प्रति ट्रायंस के स्तर के पार जाती हुई नजर आई। हम्म। भारतीय बाजारों में भी हमने एमसीएक्स के ऊपर कीमतों को 99,000 के स्तर के पार निकलते हुए देखा। वहीं फिजिकल मार्केट में कीमतें 1 लाख के स्तर को भी पार कर गई। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि यूएस की तरफ से जो काफी सारे देशों के ऊपर हायर ट्रेड टैरिफ अनाउंस किए गए थे, उसके हम्म। चलते हमने देखा कि ग्लोबली मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई, और उसी के चलते सोने में सुरक्षित निवेश की मांग जो है वो बढ़ती हुई नजर आई, और सोना लाइफ टाइम हाईज पर पहुंचता हुआ नजर आया। हम्म। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से सोने में ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली थोड़ी देखने को मिल रही है। जब हम्म। यूएस प्रेसिडेंट ने यह हिंट किया कि वो चाइना के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ्स है उसमें कमी कर सकते हैं, और काफी सारे देशों के साथ उनके ट्रेड नेगोशिएशंस भी जारी है, तो उसके बाद से हमने एक मुनाफा वसूली देखी है। दूसरा, भारतीय बाजारों में रुपी ने अच्छी बढ़त दिखाई है अपने निचले स्तरों से, और आज हम इनफैक्ट देख रहे हैं कि लगभग 1% की मजबूती रुपी में डॉलर के सामने देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली सोने में है। हम्म। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि थोड़ा करेक्शन जो है सोने में वो जारी रह सकता है। हम्म। लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 3,200 से $3,140 जो है इंटरनेशनल मार्केट में सोना आ सकता है। हम्म। और भारतीय बाजारों में भी 91,000 से 90,000 के स्तर जो है शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं।
कुछ यही एनालिस्ट न्यूज ये चला भी था क्या? प्रेडिक्ट किया है कि गोल्ड 2 लाख तक पहुंच सकता है, 2 लाख रुपीज पर 10 ग्राम इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो कोई हिस्टोरिकल पैटर्न्स है इस फोरकास्ट को सपोर्ट करने के लिए? ऐसा कोई हिस्टोरिकल पैटर्न तो नहीं है, लेकिन हम जो वेव काउंट एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से हमारा भी मानना है कि $4,890 जो है सोना 2030 तक जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर हम कीमत देखें तो कहीं भी 1,40,000 के आसपास जो है वो रहना चाहिए। हम्म। लेकिन 2 लाख के जैसा अभी ऐसा कोई पैटर्न जो है वो इमर्ज होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक जो वेव काउंट एनालिसिस के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2030 तक एक बार $4,890 जो है वो इस तरह आ सकता है। तो हम्म। ये संभावनाएं लगती है, लेकिन अभी 2 लाख होने जैसा होगा भविष्य में लंबी अवधि में, लेकिन इतनी जल्दी होगा अभी ऐसा कोई जो है यहाँ पे फॉर्मेशन चार्ट पे होता हुआ नहीं दिख रहा जी। सेंट्रल बैंक्स जो है वो गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका क्या असर हो सकता है ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस पर? और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हम देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गोल्ड का फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है? है आज। बिल्कुल, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं, सोने के निवेश को, क्योंकि वो जी। जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है वो जारी है। लेकिन हमारा मानना है कि इतना जल्द इतना बड़ा जो इजाफा कीमतों में देखने को मिला है, हम्म। तो उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी एक वेट एंड वॉच का अप्रोच जो है वो शॉर्ट टर्म में रह सकता है। हम्म। और इतने हायर रेट्स पे शायद वो अब थोड़ा सा खरीदने से बचेंगे, तो वहां से एक थोड़ा सा पॉज जो है हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकता है। हम्म। जहां तक लंबी अवधि के ट्रेंड का सवाल है, तो लंबी अवधि में अनिश्चितता यहाँ पे बनी रहेगी ग्लोबल इकोनॉमी में, क्योंकि हायर यूएस ट्रेड टैरिफ के चलते ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान जो है वो घट कर आ रहे हैं। यूएस में रिसेशन की चिंता भी बनी हुई है, और यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार खराब आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेफ हेवन डिमांड है वो सोने की बनी रहेगी, लंबी अवधि जी। में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हम्म। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि एक काफी अच्छी बढ़त के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा वसूली और एक कंसोलिडेशन जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है। गोल्ड को जनरली सेफ हेवन एसेट माना जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कट हो रहे हैं। तो आप को क्या लगता है कि इज गोल्ड स्टिल अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक इक्विटीज एंड क्रिप्टो करेंसीज? देखिए, यहाँ पे हम गोल्ड का कंपैरिजन किसी भी एसेट क्लास के साथ करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि हम्म। गोल्ड अपने आप में एक रियल हम कह सकते हैं कि करेंसी है। हम्म। और जब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो है अनिश्चितता का दौर बढ़ रहा है, और जब जब भी बढ़ा है तो गोल्ड की जो है यहाँ पे एक्सेप्टेंस बढ़ी है। और अभी हम जब देख रहे हैं कि कोविड के बाद हो, या जो रशिया यूक्रेन वॉर हो, या अभी लेटेस्ट में जो यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसके बाद से ट्रम्प का यहाँ पे सेकेंड टाइम जो है इलेक्ट होकर के आना हो, और उसके बाद से जो ट्रेड टैरिफ उनकी तरफ से लगाई गए हैं। तो हम्म। हमारा मानना है कि ये सारी अनिश्चितताओं को देखते हुए ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक है वो सोने के सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने डॉलर के रिजर्व्स को भी कम करने में लगे हुए हैं। तो हम्म। सोना एक रियल करेंसी है, और उसका एक्सेप्टेंस यहाँ पे हमेशा बना रहेगा। साथ ही इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी सोने का निवेश जो है वो बेहतर माना जाता है। और हम्म। ऐसे में अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो वो भी सोने के लिए एक जो है सकारात्मक जो है यहाँ पे रहेगा। और हम्म। लंबी अवधि में हमारा मानना है कि जो ट्रेंड है सोने का वो पॉजिटिव बना रहेगा। जी। हम देख रहे हैं कि क्योंकि सोने के भाव बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कंज्यूमर डिमांड में डिक्लाइन हमने देखा है। तो क्या आपको लगता है कि देयर विल बी अ शिफ्ट इन गोल्ड मार्केट डायनामिक्स? और आपको क्या लगता है कि रिटेल परचेजेस को ये किस हद तक इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, रिटेल में हमने देखा है कि जब जब भी कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होती है तो रिटेल की तरफ से थोड़ा सा डिमांड जो है वो अफेक्ट होता है। हम्म। लेकिन एक चीज यह भी देखने में आई है कि जहाँ पे कोई मैरिज है या कोई फंक्शन है, तो उसमें हमने देखा है कि ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज भी होता है, और साथ ही हर फैमिली का गोल्ड को परचेज करने के लिए एक बजट होता है। हम्म। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अगर हम वेटेज टर्म्स में, अगर ग्रामेज टर्म्स में बात करेंगे तो वो यहाँ पे डिमांड कम रहेगी, लेकिन वैल्यू टर्म्स में हमारा मानना है कि वो डिमांड बनी रहेगी। हम्म। दूसरा, हमने देखा है कि जब कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है तो लो कैरेटेज जो ज्वेलरी है उसका चलन यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। हम्म। पहले हम देख रहे थे कि 18 कैरेट का ज्वेलरी जो है वो पसंद किया जा रहा था, लेकिन अभी 14 कैरेट का ज्वेलरी जो है वो भी यहाँ पे ट्रेंड में आया है। तो हम्म। हमारा मानना है कि जैसे जैसे कीमतों में बढ़ोतरी होगी
तो लो कैरेटेज की तरफ जो है रुझान यहाँ पे जो कंज्यूमर्स का है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और हम्म। दूसरा जो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो उनका बजट है वो तो वहाँ पे निवेश होता हुआ नजर ही आएगा। तो हम्म। इन ग्रामीण टर्म्स थोड़ा इम्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन वैल्यू टर्म्स में हमारा मानना है कि जो डिमांड है वो बनी रहेगी। जी सर, आखिरी सवाल। हम ऐसे स्पेकुलेशंस भी देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो फिर से एक शार्प ड्रॉप देख सकते हैं टू 55,000। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, इट कैन गो डाउन टू दैट लेवल? देखिए, होने को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने कीमतों को ऊपर जाते हुए देखा है, तो नीचे भी आ सकती है। लेकिन जो अभी ग्लोबल फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए नहीं लगता है कि इतनी शार्प करेक्शन सोने में जल्दी आ सकती है। हम्म। लेकिन हाँ, हमने जो ट्रेंड देखा था, जो पैटर्न देखा था कीमतों को बढ़ने का, और जिस तरह से कीमतें यहाँ पे एक शार्प रैली करती हुई नजर आई पिछले 1 सालों में, तो उसके चलते हमारा मानना है कि यहाँ पे एक पुलबैक जो है वो कीमतों में जरूर देखने को मिल सकता है। $3,140 एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और अगर वो सपोर्ट लेवल भी निकलता है तो नीचे में $2,980 तक भी जो है कीमतें जा सकती है। तो हम्म। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि 91,000 और वर्स्ट केस में 88,000 वहां तक कीमतें एक बार जो है करेक्ट हो सकती है। लेकिन हम्म। 55,000 तक जाने जैसा अभी कोई ऐसा जो है यहाँ पे ट्रेंड लगता नहीं है, और फंडामेंटल भी उस तरफ जो है इशारा नहीं कर रहे हैं। हम्म। लेकिन हाँ, एक अच्छी बढ़त के बाद करेक्शन के चलते वर्स्ट केस में हम 88,000 तक एक बार कीमतों को देख सकते हैं। तो ये गोल्ड के बारे में रहा, आगे क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। सेठी सर, आपके सवाल। क्रूड ऑयल के पहले हम जरा न्यूज़ देख लेते हैं। जी सर, प्लीज प्ले द न्यूज। सर, आवाज नहीं आ रही है न्यूज की। सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट में एक ग्लास पैक करता हूँ। नहीं आ रही तो मैं ऑयल के बारे में सवाल करता हूँ। जी श्योर। अरे क्रूड ऑयल प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। इसके की ड्राइवर्स कौन से हैं मनोज जी? कच्चे तेल में दो तीन चीजें मुख्य रूप से भी कीमतों को इम्पेक्ट कर रही है। पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे, तो चाइना वर्ल्ड का सेकेंड सबसे बड़ा इंपोर्टर और कंज्यूमर है कच्चे तेल का, और वहां पे डिमांड जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो उसके चलते हमने कीमतों में बड़ी जो है गिरावट आते हुए देखी थी। दूसरा, यहाँ पे ओपेक प्लस की तरफ से अभी तक कहा जा रहा था कि वो उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे, लेकिन ओपेक के जो कुछ मेंबर्स है वो उत्पादन में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, और ओपेक की तरफ से भी यहाँ पे उत्पादन बढ़ाने के संकेत है। यूएस में भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, और डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई साइड जो है वो बेहतर होना, और उत्पादन के सामने यहाँ पे जो डिमांड है उसमें कमी होना, ये कच्चे तेल की कीमतों को नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे यूएस का ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील को लेकर के भी चर्चा जारी है, तो उसको भी मार्केट जो है नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर यूएस और ईरान का अगर न्यूक्लियर डील होता है तो कहीं ना कहीं ईरान का जो ऑयल है वो ग्लोबल मार्केट में फिर से एक बार आता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे चीजों के चलते, सारे फंडामेंटल रीजंस के चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए देखिए ऐसे थे इतना नीचे आ गया मालूम भी नहीं चला। हाँ बिल्कुल, हमने अप्रैल मंथ में इटसेल्फ यहाँ पे $60 के नीचे फिसलते हुए देखा था। वहां से फिर एक रिकवरी आई थी टुवर्ड 65 अराउंड, और वहां से फिर हम देख रहे हैं कि कीमतें जो है $60 के नीचे फिसलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का फोरकास्ट है कि 2026 में $66 हो जाएगा। हाँ, ऑलरेडी उसके नीचे ही हम यहाँ पे जो है कारोबार कर रहे हैं, $60 के आसपास काम कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्लोबली जितनी भी एजेंसी है, चाहे वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो या यूएस की ईआईए हो, उनकी तरफ से डिमांड को लेकर के कंसर्न्स जो लगातार दिखाए जा रहे हैं। साथ ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी जो है ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान वर्ष 2025-26 के लिए घटाए हैं।
तो ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ पे डिमांड जो है कच्चे तेल की वो सबड्यू रहेगी, और वो कीमतों को लगातार यहाँ पे इम्पेक्ट करती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि जो WTI की अगर हम बात करें तो एक जो ब्रॉडर रेंज है वो $56 से $70 की जो है बनी रह सकती है अगले 6 महीने से साल भर के लिए। तो आपके आपके हिसाब से ओपेक के पास इस समय कोई स्ट्रेटेजी नहीं है भाव बढ़ाने की? भाव तभी बढ़ सकते हैं कि जब यहाँ पे आपकी डिमांड में कोई बूस्टअप देखने को मिले, और अभी हाल फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और US की तरफ से भी ट्रेड नेगोशिएशंस यहाँ अगर होते हैं तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने में उनमें टाइम लगेगा। तो ऐसे में जल्द डिमांड में कोई बड़ी बढ़ोतरी आ जावे ऐसा कोई उम्मीद नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं और अगर तनाव बढ़ता है एशियन कॉन्टिनेंट में, तो फिर उसके बाद जरूर हम कह सकते हैं कि निचले स्तरों पर सपोर्ट कीमतों में आ सकता है। तो आपको मतलब है कि फंडामेंटल फेवर में नहीं है भाव बढ़ने की? बिल्कुल, अभी जो करंट फंडामेंटल्स है वो फेवर में नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन इमर्ज होते हैं, या US चाइना के बीच में ट्रेड डील जो है वो सक्सेसफुली होती है, तो फिर जरूर कीमतों में कुछ जो पुल बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये चाइना और ऑयल का जो हिस्टोरिकल को रिलेशन है, चाइना की ग्रोथ होगी तो तेल का भाव बढ़ेगा, ये कितने सालों से चल रहा है ये स्लोगन? प्रूव हो रहा है सही? ये अगर हम देखें तो पिछले 25-30 सालों से हम देख सकते हैं कि 2-3 दशक से ये प्रूव होता हुआ नजर आया है, क्योंकि चाइना जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर और कंज्यूमर भी है। तो अगर वहां पे डिमांड रहेगी तो निश्चित रूप से वो कीमतों को सपोर्ट करती है। और अभी हम देख रहे हैं कि जब से US ने हायर टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, उसके बाद से चाइना की जो शिपमेंट्स है वहां पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इंपोर्ट्स में भी डिक्लाइन है। तो अगर ऐसे में डिमांड में कमी आती है तो निश्चित रूप से कीमतों को नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। चाइना की इकोनॉमी इमीडिएटली फ्यूचर में सुधरने के कोई आसार हैं? डिपेंड करेगा कि यहाँ पे US चाइना के बीच में डील होती है या किस तरह से होती है, क्या कंडीशंस होती है, उसके ऊपर यहाँ पे काफी कुछ चीजें डिपेंड करेगी। लेकिन अभी जो चाइना के भी इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं वो डिसअपॉइंटिंग ही है। आज ही यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर्स आए थे वो भी उम्मीद से कमजोर थे। तो ऐसे में जब तक US चाइना के यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस में सुधार नहीं होता है, तब तक कोई यहाँ बड़ी बढ़त की संभावना नजर नहीं आती है। जी जी। जी। अ, तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मनोज जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को रिगार्डिंग गोल्ड एंड ऑयल? ऑयल में तो मेरा मानना है कि काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो देख करके ट्रेड करना चाहिए, और बेहतर हो कि ऑप्शन के जरिए अगर कोई रणनीति बनाए तो वो बेहतर रहेगा। जहां तक सोने का सवाल है तो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा यहाँ पे कमजोरी देखने को मिलेगी। तो जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे अभी थोड़ा बाइंग जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। जो हम्म। लंबी अवधि के निवेशक है वो SIP के रूप में जो भी गिरावट आती है उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे और SIP के रूप में निवेशित रहे। लंबी अवधि के जो फंडामेंटल से ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, और लंबी अवधि में सोना जो है बेहतर रिटर्न निवेशकों को देता रहेगा। जो करेक्शन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही नजर आता है। मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और दर्शकों को एडवाइस देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।